देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टोल यानी h प्लस 4 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ माइनस हो जाएगी इसलिए माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया। वो कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट लगे? 30 सेंटीमीटर पे। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते 30 हो गया, और लेफ्ट में ऑब्जेक्ट होती है हमेशा u माइनस पे होता, तो माइनस 30 लिख दिया हमने। अब कह रहा है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब v बताओ, नेचर के लिए मैग्निफिकेशन, और साइज ऑफ इमेज यानी h डैश फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन है, अब सोल्व कर लेते हैं इसे। देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मिरर है तो बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। वन बी वन यू नहीं दिख पा तो दिख रहा है। चलिए मिरर फॉर्मूला बता भाई। श्रेय याद है मिरर फॉर्मूला क्या है? नहीं सर। दक्ष सर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है श्रेय, अगली क्लास में याद होना चाहिए। जैसे ही तू नहीं कहेगा मैं तुझे क्लास से आउट कर दूंगा, फिर हम दोनों ही पढ़ लेंगे बेशक। ठीक है जी सर। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये मेरा फॉर्मूला है। जिस चीज की वैल्यू पता है वो वैल्यू रख दो। 1/v की वैल्यू कुछ नहीं है। 1/v की वैल्यू v तो पता ही नहीं हमें, तो 1/v को एज इट इज रख लो। प्लस में 1/u, u हमें मालूम है कितना, -30, -30 हो गया, इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू हमें मालूम है -20, तो 1/-20 ये आपके पास है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हो जाएगा 1/v प्लस माइनस -1/30 इक्वल टू -1/20। माइनस का साइन ऊपर ले गया, ये जो -1/30 माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू -1/20 प्लस 1/30। 20 और 30 का एलसीएम, तो 1/v इक्वल टू 20 और 30 का एलसीएम 60, तो ऊपर -3 प्लस में 2, तो -1/60। रेसिप्रोकल करेंगे v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इमेज किस तरह बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड। कितनी दूर? 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। प्लस फिर क्या पूछा है? मैग्निफिकेशन। यहाँ साइड में ही मैं करके दिखा देता हूँ। मैग्निफिकेशन के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u लगा दो, तो -v की वैल्यू पहले ही -60 है, अपॉन में u की वैल्यू -30 है, ऊपर माइनस माइनस प्लस, तो मैग्निफिकेशन 60 अपॉन -30, 0 से 0 3 बन जा, 3 2 जा, तो -2 आ गया। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, देयरफॉर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। हमने पढ़ा था ना कि मैग्निफिकेशन, बोलो बेटा सर u तो -30 है और v भी -60 निकला, तो -30 नहीं हो जाएगा? अरे भाई 60 के साथ भी तो माइनस लगा हुआ है, v की वैल्यू -60 आई थी ना। अच्छा। देखो फॉर्मूला है -v/u, तो -v की वैल्यू -60, कट रही है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर प्लस रह गया, नीचे माइनस, तो -2 आ गया। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब दूसरा क्या है, उसने कहा साइज ऑफ इमेज बताओ, साइज ऑफ h डैश। हमें पता है मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला h डैश अपॉन h,
तो मैग्निफिकेशन की जगह लिखो -2, h डैश मालूम नहीं, h उसने दे दिया 4, और उधर जाएगा तो -8, therefore h dash equal to -8 centimeter. Size of image is 8 centimeter. Negative sign indicate that image is inverted. साइज कितना है? साइज तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और जो नेगेटिव साइन है वो बता रहा है कि इमेज हो जाएगी इन्वर्टेड, जो हमने ऊपर मैग्निफिकेशन से पता लगा ली। और वैसे भी देख सकते हो तुम फोकल लेंथ कितनी है, देखो बहुत सारी चीजें मैच करके आप समझ सकते हो। फोकल लेंथ 20 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 20। सी कहाँ पे होगा? फोकल का डबल, यहाँ पे सी है, तो सी का डिस्टेंस हो जाएगा 20 और 20 40, यहाँ तक 40। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? 30 के डिस्टेंस पे, यानी फोकस और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है। तो कौन सा डायग्राम है? थर्ड वाला डायग्राम है। पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल, यानी थर्ड वाला डायग्राम कनकेव मिरर का बढ़ेगा रियल इन्वर्टेड। और किस तरह रियल बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में डबल साइज। देखना बेटा, तुम लोगों ने ना पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट आई, टकराई और टकरा के वापस चली गई, तो इसे हमने क्या कहा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर समझो ये कोई ऊपर वाटर सरफेस हो और नीचे वाटर भरा हुआ है, लिक्विड है ना वाटर, तो ये नीचे वाटर भरा हुआ है किसी कंटेनर में, तो लाइट आएगी तो अंदर घुस जाएगी, है ना? हाँ जी। वाटर के अंदर लाइट एंटर कर जाती है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करेगी, हल्की सी, उसे हम अभी यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे, हम मानेंगे लाइट इसके अंदर चली जाएगी। लेकिन लाइट जब वन मीडियम से किसी अदर मीडियम में जाती है, अदर मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट चेंजेस इट्स पाथ, लाइट चेंजेस इट्स पाथ, लाइट अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेती है, बैंड हो जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेती है। तो जो लाइट सीधे आनी थी, ऐसे 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 सीधे आनी थी, वो अब सीधे नहीं आएगी, वो या तो नीचे की तरफ बैंड करेगी या ऊपर की तरफ। अब ये कैसे डिपेंड करता है? जो दो मीडियम है, मान लो फर्स्ट मीडियम, यहां समझा रहा हूं मैं, फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। मान लो फर्स्ट मीडियम ऑप्टिकल रेयर है और सेकंड है ऑप्टिकल डेंसर। अब इसका क्या मतलब है भाई? नए शब्द है ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर, तो मैं यहां अलग से इनके मीनिंग समझा देता हूं। ऑप्टिकल रेयर, in which speed of light is more, in which speed of light is more, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो उसे ऑप्टिकल रेयर कहेंगे। तो ऑप्टिकल डेंसर अब तुम समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकल डेंसर, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, जिसमें लाइट की स्पीड कम हो, शॉर्ट में समझा रहा हूं। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है उसे ऑप्टिकल रेयर कहेंगे, और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम है उसे ऑप्टिकल डेंसर कहेंगे। तो ये बात तुम्हें यहाँ समझ में आ। तो हमने देखा कि दो मीडियम है, एक फर्स्ट मीडियम और एक सेकंड मीडियम, ऑप्टिकल रेयर और डेंसर। जब रेयर से लाइट डेंसर में आएगी, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, लाइट यानी लाइट बेंड्स टुवर्ड दी नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, टुवर्ड, तो इसमें टुवर्ड शब्द इंपॉर्टेंट है। और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो मैं बाकी सारा नहीं लिख रहा हूं, टुवर्ड की बजाय लिख रहा हूं अवे फ्रॉम, बाकी सब वही है। अवे फ्रॉम मतलब दूर, टुवर्ड मतलब तरफ।
तो अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे तो यानी परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल परपेंडिकुलर। ऊपर एयर थी, नीचे वाटर है, तो एयर तो रेयर मीडियम है, रेयर, और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है, और हमने पढ़ा रेयर से डेंसर में तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये लाइट नॉर्मल की तरफ ऐसे सीधी ना जाके ये रास्ते को ऐसे बदल देगी, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। यानी जो लाइट ऐसे आ रही थी इस रास्ते से, यहां इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो ऐसे मुड़ गई। और सपोज ये वाटर यहीं तक था, यहीं तक, इसके बाद ये यहां आई, यहां पे फिर एक आप नॉर्मल बना दो, ये नॉर्मल बन गया। अब ये लाइट डेंसर से फिर रेयर में आ रही है, नीचे फिर एयर होगी, एयर यानी रेयर मीडियम, फिर डेंसर से रेयर में आ रही है, तो फिर ये दूर चली जाएगी, यानी इस नॉर्मल से दूर वापस अपना रास्ता बदल लेगी। अगर सीधी आती तो इस रास्ते से आती, बैंड होके एक बार बैंड हुई, दो बार बैंड हुई। खास बात देखना कि अब ये जो इमर्जेंट रे, ये जो बाहर निकल के आई है, इसे इमर्जेंट रे कहेंगे, इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये जो डॉटेड से दिखा रहे हैं इसे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कहेंगे। इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू, ये अलग चीजें हैं, ये अलग है जो यहाँ लिख रहा हूं, always parallel to emergent ray is always parallel to direction of incident ray। emergent ray हमेशा incident ray के पैरेलल ही आती है, निकल के आएगी, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। और ध्यान देना, मैं यहाँ दोबारा दिखा रहा हूँ, सपोज ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और ये इमर्जेंट रे है, तो दोनों के बीच का जो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है d, इसको d से डिनोट करेंगे, d, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस d का नाम क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का? इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और ये जो पूरा फिनोमिना है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपना रास्ता बदल लेती है, इस पूरे फिनोमिना को कहेंगे हम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। आधा चैप्टर था रिफ्लेक्शन का जो हमने पहले पढ़ा, और अब ये चैप्टर आ जाएगा रिफ्रैक्शन। तो ये सारा हमने क्या पढ़ा अभी? ये जो सब हमने ये अभी नया पढ़ा है, when light ray travel from one medium to another medium, it changes its path. This phenomena is called refraction. तो रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा था इसके भी लॉ थे, तो रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज है। रिफ्रैक्शन के भी क्या है? लॉ। तो इसके भी अपने लॉ है भाई, रिफ्रैक्शन के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ तो वही है जो रिफ्लेक्शन में था। कौन कौन सा भाई? एक तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie in same plane, एक ही प्लेन, एक ही सरफेस पे होते हैं। The incident ray, normal and refracted ray lie in a same plane. First law. Second law, sign of incidence, the ratio, the second law ध्यान से देखना, the ratio of sign of
angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media and for a given color of light। इसका क्या मीनिंग है? ये इतना सब जो हमने लिख दिया, पहली बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, एक ही सरफेस पे इंसिडेंट नॉर्मल रिफ्रैक्टेड एक ही सरफेस पे होती हैं। दूसरी ये जो लाइनों में ये जो गंदा गंदा सा मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ऊपर फिगर में ये जो इंसिडेंट रे थी और नॉर्मल, इसके बीच में ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में ये आर। इसमें दोनों एंगल सेम नहीं होते। रिफ्लेक्शन में तो दोनों एंगल सेम थे, रिफ्रैक्शन में तो ये आई और ये आर, आई और आर दोनों सेम थे। रिफ्रैक्शन में दोनों एंगल क्या थे? सेम, आई इक्वल टू आर। लेकिन रिफ्रैक्शन में दोनों सेम नहीं होते, एक ज्यादा और एक कम होता है। लेकिन इनके अगर साइन, 10th में तुम एक चैप्टर पढ़ोगे साइन, कोस, टैन, ट्रिग्नोमेट्री, तुमने नाम सुना होगा, तो उसमें आता है साइन, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? ये इंसिडेंट जो रे है, इसको इसके डायरेक्शन चेंज करते रहो, लेटाते रहो, ऊपर करते रहो, तो आई चेंज होगा, आई के साथ साथ आर चेंज हो जाएगा, और वो फिक्स होगा चेंज कि कितना आई चेंज हो रहा है तो कितना आर चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों की साइन की वैल्यू निकाल के डिवाइड करोगे तो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी कांस्टेंट। किस कब? अगर तुम सेम, जैसे एयर और वाटर है, तो एयर और वाटर में और सेम कलर की लाइट आप यूज कर रहे हो, अगर लाइट का कलर या मीडियम चेंज करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर सेम पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर सेम कलर ऑफ लाइट, और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को बड़ी मुश्किल से समझ में आता है ये, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू WRT फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी ये वैल्यू ही बताती है कि कौन सी लाइट इस मीडियम से इसमें जाने पे कितना बैंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस पूरे सेकंड लॉ का एक और नाम है, इसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। इस सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ कहेंगे, तो अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो ये पूरा सेकंड लॉ आपको एक्सप्लेन करना है। वो कहेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें भी ये पूरा आपको सेकंड लॉ एक्सप्लेन करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में भी ये पूरा एक्सप्लेन करना, स्नेल्स लॉ में भी, और अगर सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेंगे तो ये दोनों बातें आपको बतानी है। क्लियर हुआ बेटा?